एमए पूर्वार्ध राजनीति विज्ञान चतुर्थ प्रश्न पत्र लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार। आज का हमारा टॉपिक है पर्यवेक्षण सुपरविजन। मित्रों, किसी भी संगठन में नीतियों, कानूनों और योजनाओं का निर्माण जितना महत्वपूर्ण कार्य है, उतना ही या कहें उससे अधिक महत्वपूर्ण एवं जटिल कार्य है इनका संचालन और नियंत्रण करना। आधुनिक प्रशासनिक संगठनों में समन्वय के लिए अपनाई जाने वाली विधियों में नियंत्रण, पर्यवेक्षण, संचार तथा नेतृत्व प्रमुख है। प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए नियम विनियम बना देना ही पर्याप्त नहीं होता है, नियम विनियम बनाना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि क्रियान्वयन के स्तर पर दैनिक निरीक्षण आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस कार्य का निरीक्षण नहीं किया जाता वह कार्य होता ही नहीं है। इसलिए सुपरविजन बहुत जरूरी है। प्रशासनिक पद सोपान क्रम में ऊपर से नीचे तक सत्ता तथा उत्तरदायित्वों की एक श्रृंखला होती है, जिसमें प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी का कोई न कोई पर्यवेक्षक भी होता है, क्योंकि संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये अनिवार्य भी है और उच्चाधिकारी द्वारा निम्नाधिकारी के कार्य की जांच तथा आवश्यक परामर्श ही पर्यवेक्षण या सुपरविजन है। यदि इसके मीनिंग की बात करें, अर्थ की बात करें, तो पर्यवेक्षण शब्द जो है अंग्रेजी शब्द सुपर और विजन से बना है। सुपर यानी उच्च, विजन यानी दृष्टि से बना है, जिसका अर्थ है देखने की उच्च शक्ति। शब्दकोशीय दृष्टि से यदि सुपरविजन का अर्थ देखें तो किसी वस्तु या व्यक्ति पर निगरानी रखना या यह जांचना कि कार्य विधिवत ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लोक प्रशासन में इसका अर्थ है सत्ता सहित किसी कार्य या व्यक्ति की देखरेख। यदि हम परिभाषा की बात करें तो टेरी और फ्रैंकलिन के अनुसार पर्यवेक्षण का अर्थ बताए गए कार्य को पूरा करने के लिए कार्मिकों तथा अन्य साधनों के प्रयासों को दिशा और निर्देश देने से है। रेनिंग के शब्दों में दूसरों के कार्यों का सत्ता के सहयोग से निर्देशन ही पर्यवेक्षण है। तो सुपरविजन या पर्यवेक्षण जो है प्रत्येक संगठन में महत्वपूर्ण होता है। और यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें पर्यवेक्षण की, तो ये एक सतत प्रक्रिया है। ये एक ऐसी दोहरी प्रक्रिया भी है, इसमें एक और दिशा निर्देश दिए जाते हैं और दूसरी ओर कार्य का निरीक्षण भी किया जाता है। इससे लक्ष्यों की प्राप्ति, अनुशासन एवं समन्वय की स्थापना और कार्मिकों की सहायता, ये कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ होती है। और ये एक व्यापक अवधारणा है जो संगठन के उद्देश्य, कार्य की प्रकृति और पद सोपान के स्तरों से प्रभावित होती है। किसी कारखाने की यदि बात करें तो कार्य करने वाले मजदूरों और किसी कार्यालय में कार्यरत लिपिकों का पर्यवेक्षण सर्वथा अलग प्रकृति का होगा, क्योंकि उनका कार्य भी अलग तरह का होगा। पर्यवेक्षण जो है प्रशासनिक प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि एक शैक्षिक गतिविधि भी है, इससे सीखा भी जाता है। तो पर्यवेक्षण को लेकर के इसके दृष्टिकोण की बात करें हम, दो दृष्टिकोण हैं। पर्यवेक्षण को सामान्यतः दो दृष्टिकोणों से देखा जाता है, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक दृष्टि से पर्यवेक्षण परंपरागत निरीक्षण का पर्याय है, जिसमें क्या होता था, कमियों को ढूंढा जाता था और अधीनस्थों में भय बनाने का काम किया जाता था, ये भय का वातावरण बनाया जाता था। इस प्रकार पर्यवेक्षण में केवल सदस्यों की गतिविधियों का निर्देशन तथा जांच सम्मिलित है, जबकि जो सकारात्मक पर्यवेक्षण होता है उसमें सकारात्मक दृष्टि से पर्यवेक्षण में सदस्यों को कार्यों की सर्वोत्तम दशाएं उपलब्ध कराना, सुविधाओं को ध्यान रखना, मार्गदर्शन देना, प्रोत्साहन प्रदान करना सम्मिलित है। तो पर्यवेक्षण जो है दो दृष्टिकोण है, नकारात्मक जिसमें कमियों को ज़्यादा ढूंढा जाता है और दूसरा सकारात्मक है जिसमें जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाता है, कर्मचारियों के अधीनस्थों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, उनको मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया जाता है। यदि हम टाइप्स ऑफ पर्यवेक्षण की बात करें तो इसके दो भेद पाए जाते हैं, दो प्रकार पाए जाते हैं। एक है मूलभूत या वास्तविक पर्यवेक्षण और दूसरा है तकनीकी पर्यवेक्षण। पहला मूलभूत या वास्तविक पर्यवेक्षण का तात्पर्य है, मूलभूत या वास्तविक पर्यवेक्षण वह होता है जो किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले वास्तविक कार्य से संबंधित होता है। यानी ऐसा कार्य
ऐसा पर्यवेक्षण जो किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले वास्तविक कार्यों से संबंधित होता है। और तकनीकी पर्यवेक्षण में क्या होता है? तकनीकी पर्यवेक्षण वो होता है जो किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाए जा रहे तरीकों या तकनीकों से संबंधित होता है। जैसे कि सचिवालय होता है, सचिवालय में टाइपिस्ट के कार्य का परीक्षण करना। और ऊपर वाला उदाहरण होगा जो उससे पहले था, वो है सचिवालय के किसी अनुभाग के कार्य की जांच करना कि कार्य कैसा हो रहा है। तो इस तरह से ये दो प्रकार है, मूलभूत या वास्तविक पर्यवेक्षण और दूसरा तकनीकी पर्यवेक्षण। यदि इसकी टेक्निक्स की बात करें, मेथड्स या टेक्निक्स की बात करें, पर्यवेक्षण की विधियां या तकनीकों की बात करें तो कई सारी है, कई विधियां अपनाई जा सकती हैं। ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि संगठन का उद्देश्य क्या है, उसका आकार क्या है, कार्य की प्रकृति कैसी है। तो इन कई कारकों पर निर्भर करता है। तो यदि इसको हम बिंदुवार यदि हम देखें तो पहला आता पूर्व स्वीकृति का सिद्धांत या पूर्व स्वीकृति की विधि। जिस प्रकार नियोजन समन्वय के लिए प्रथम तथा कारगर विधि है, उसी प्रकार पर्यवेक्षण के लिए भी योजनाओं एवं कार्यों का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। इस तकनीक में क्या है, कार्य योजना शुरू करने से या कोई नीति बनाने से पहले ही अधीनस्थ व्यक्ति या अभिकरण को उच्च सत्ता से स्वीकृति लेनी पड़ती है। इस तकनीक से क्या होता है, पर्यवेक्षक को संगठन की नीतियों, योजनाओं और भावी कार्यक्रमों की पहले ही जानकारी मिल जाती है। तो पूर्व स्वीकृति, जिसमें कार्य शुरू होने से पहले ही जो अनुमति ली जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि बेफला काम होना है, तो पर्यवेक्षक को आसानी होती है। दूसरा है सेवा एवं कार्यों का मानकीकरण। पर्यवेक्षण की दूसरी इस तकनीक में क्या है, शीर्ष प्रबंधन द्वारा अभिकरण में संचालित होने वाली सेवाओं या कार्यों का लक्ष्य स्तर निर्धारित करना या मानकीकरण कर देना। इससे ये जांचना आसान हो जाता है कि कोई कार्मिक या इकाई निर्धारित मानक के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पर्यवेक्षक के पास एक मापदंड होता है, इसलिए कार्य कुशलता तथा निष्पादन का सरलता से मूल्यांकन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी टाइपिस्ट के लिए प्रतिदिन पृष्ठों की संख्या निर्धारित कर देना है कि इतने पेज आपको टाइप करने ही है। नर्स के लिए रोगियों की संख्या निर्धारित करना कि इतने रोगियों की देखभाल करनी है एक नर्स को। और कक्षा में अध्यापक के कार्य के मापन हेतु छात्र प्रगति निश्चित करना। ये कुछ कार्य हैं जो कि मानकीकरण स्थापित किए जा सकते हैं, इससे पर्यवेक्षण में सहायता मिलती है। तीसरी तकनीक है कार्य बजट। ये बहुत प्रभावी तकनीक है। कैसे कि इस विधि से उच्च प्रबंधकों का, मैनेजर्स का निम्न स्तरीय इकाइयों पर सरलता से नियंत्रण हो जाता है। बजट अपने आप में नियंत्रण का एक प्रभावी हथियार है। इस विधि में क्या है, निम्न स्तरीय इकाइयों के विभिन्न कार्यों तथा गतिविधियों के लिए आवश्यक धनराशि की मात्रा निश्चित कर दी जाती है कि विफला काम के लिए इतना बजट है। कोई भी कार्य जो भी इकाई कर रही है, तो कोई भी इकाई आवंटित धनराशि से अधिक खर्च नहीं कर सकती है और न ही किसी दूसरे कार्य के लिए बजट का उपयोग कर सकती है। तो बजट जब खर्च होता है तो उससे पता चल जाता है कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। बजट नहीं खर्च हो रहा है, इसका मतलब कार्य नहीं हो रहा है। तो इस तरह से कार्य बजट एक तकनीक है। चौथी तकनीक है कार्मिकों की स्वीकृति। सरकारी अभिकरणों में क्या होता है, संस्था जो है अपने समस्त प्रकार के कार्मिकों की भर्ती एवं नियुक्ति के क्रम में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं रहती है। कार्मिकों के चयन यानी स्टाफ के चयन एवं नियुक्ति की स्वीकृति के अधिकार प्राय उच्च स्तरीय सत्ता में निहित होते हैं। तो अधीनस्थ संगठनों पर नियंत्रण की इस विधि में क्या है, अनावश्यक खर्च और पक्षपात पर अंकुश लगाया जा सकता है। कार्य संचालन से जुड़े संगठनों को केवल अधीनस्थ एवं निम्न स्तरीय कार्मिकों की भर्ती की स्वीकृति जाती है और जो ज़्यादातर भर्तियां होती है वो उच्च स्तर पर की जाती हैं। तो कार्मिकों की स्वीकृति की तकनीक जो है, एक तकनीक आती है प्रतिवेदन। ये उच्च स्तरीय सत्ता या प्रबंधक जो होते हैं उनको कार्य की प्रगति और संगठनात्मक गतिविधियों से अवगत कराने के लिए एक लोकप्रिय टेक्निक है रिपोर्ट भेजना यानी प्रतिवेदन भेजना। यानी किसी भी कार्यालय, संगठन के द्वारा, संस्थान के द्वारा अपने उच्चाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाती है, प्रतिवेदन भेजा जाता है जिसमें कि संगठन की गतिविधियों के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है। तो ये दैनिक हो सकती है, साप्ताहिक रिपोर्ट हो सकती है, मासिक, पाक्षिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक
या विशिष्ट कार्य की रिपोर्ट हो सकती है। तो अलग अलग समय के आधार पर ये रिपोर्ट्स उच्च अधिकारियों को भेजी जाती है। तो इससे भी पर्यवेक्षण होता है। और एक बिंदु आता है निरीक्षण का। निरीक्षण या जांच पड़ताल करना। जब से संगठन बने हैं तब से निरीक्षण जो है नियंत्रण की प्रमुख विधि रही है। समय समय पे जो इंस्पेक्शन किए जाते हैं, निरीक्षण का इंस्पेक्शन का उद्देश्य ये देखना है कि अधीनस्थ इकाइयाँ निर्धारित मानकों, नियमों और कार्यविधियों के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। अधीनस्थ इकाइयों का कार्य निष्पादन मुख्यालय या उच्च स्तर की अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। और उच्चाधिकारी या पर्यवेक्षक जो है वो स्वयं जाकर किसी भी कार्यालय एवं कार्मिक का निरीक्षण करके वस्तु स्थिति का पता लगाते हैं। यानी स्वयं जाकर के निरीक्षण करना चाहिए और निरीक्षण किया जाता है। तो ये भी एक तकनीक है। अब हम बात करते हैं सुपरवाइजर्स की। बात करते हैं सुपरविजन करने वाला, जो पर्यवेक्षण करने वाला जो होता है उसको पर्यवेक्षक कहा जाता है, सुपरवाइजर कहा जाता है। तो सामान्यतः ये प्रश्न उठता है कि भी पर्यवेक्षक कौन होता है, सुपरवाइजर कौन होता है। तो अधिकांश विद्वानों की राय है कि पदसोपानात्मक व्यवस्था में उच्चाधिकारी जो होता है वो अपने निम्नाधिकारी का पर्यवेक्षक होता है, सुपरवाइजर होता है। और ये बिल्कुल सही बात है। तो यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो मार्क्स ने जो कहा है, पर्यवेक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किए जाने वाले कार्य तथा प्रबंधकों द्वारा निर्धारित नीतियों और कार्य विधियों को जानता है और जो इन नीतियों और कार्य विधियों के ढांचे में कार्मिकों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक ये व्यक्ति होता है। अब ये जो पर्यवेक्षक होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक सूत्र पर्यवेक्षक और दूसरा स्टाफ पर्यवेक्षक। एक लाइन सुपरवाइजर और एक स्टाफ सुपरवाइजर। सूत्र पर्यवेक्षक वे होते हैं जो पदसोपानात्मक व्यवस्था से जुड़े होते हैं और उनका सत्ता की कमान से सीधा संबंध होता है। उदाहरण के लिए जैसे पुलिस महानिदेशक जो होते हैं वो पुलिस महानिरीक्षक का, और पुलिस महानिरीक्षक जो है वो जिला पुलिस अधीक्षक का सूत्र पर्यवेक्षक है। यानी जो सबसे ऊपर वाला होता है वो अपने जस्ट बाद वाले का सूत्र पर्यवेक्षक होता है। और वो जो यहाँ पर सुपरवाइजर है जो कि अपने जस्ट बाद वाले का सुपरविजन कर रहा है, तो जिसका वो कर रहा है वो भी किसी न किसी का सुपरवाइजर है, तो ये सूत्र पर्यवेक्षक कहलाता है। जैसे पुलिस महानिदेशक जो है वो पुलिस महानिरीक्षक का सूत्र पर्यवेक्षक होता है और पुलिस महानिरीक्षक जो है वो पुलिस अधीक्षक का सूत्र पर्यवेक्षक होता है। इसी तरह से कार्यात्मक पर्यवेक्षक, स्टाफ पर्यवेक्षक वो होता है, सुपरवाइजर स्टाफ सुपरवाइजर वो होता है जब किसी कार्मिक के कार्य का पर्यवेक्षण उसके मूल विभाग या इकाई के अतिरिक्त अन्य संबद्ध संगठन या विषय विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है, तो ये कार्यात्मक पर्यवेक्षक कहलाता है। जैसे जिला कलेक्टर जो है वो पूरे जिले का जिस तरह से इंस्पेक्शन करते हैं, तो ये एक तरह का स्टाफ सुपरवाइजर का काम है। अब ये पर्यवेक्षक के कार्य कौन कौन से होते हैं, फंक्शंस ऑफ ए सुपरवाइजर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला इनका काम होता है वास्तविक या तकनीकी पक्ष जो है। पर्यवेक्षक जो है 3 प्रकार के कार्य करता है, वास्तविक या तकनीकी पक्ष के, जिसमें ये कार्य पर्यवेक्षक का मूलभूत कार्य होता है जो संगठन के लक्ष्यों, नीतियों, कार्यक्रमों और अधीनस्थ द्वारा की जा रही गतिविधियों या कार्यों के पर्यवेक्षण से संबंधित होता है। पर्यवेक्षक उसी अवस्था में अधीनस्थ को परामर्श या मार्गदर्शन दे सकता है जब वह स्वयं उस कार्य को संपादित करने की कला जानता हो। तो ये पहली प्रकार का है वास्तविक या तकनीकी पक्ष। दूसरा संस्थागत पक्ष। इस श्रेणी में वे कार्य सम्मिलित किए गए हैं जो संगठन के नियमों, क्रियाविधियों की अनुरूपता के क्रम में होते हैं। इसलिए सुपरवाइजर को क्या है, ये ज्ञान होना चाहिए कि संस्था के वास्तविक उद्देश्य क्या हैं और अधीनस्थों को क्या समझाना है, ये उसे जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है कार्मिक पक्ष। इसमें पर्यवेक्षक और अधीनस्थ के मध्य जो है मानवीय संबंधों की व्याख्या महत्वपूर्ण है। सुपरवाइजर के पास अधीनस्थों से काम लेने का अधिकार तो होता है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। उसे मानवीय संवेदनाओं, समस्याओं और संबंधों के क्रम में चेतनापूर्वक कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से भी कार्य हैं। कुछ और भी कार्य बताए गए हैं जो हम संक्षिप्त रूप में ये बता सकते हैं कि सुपरवाइजर को अपने पद और के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसे कार्य की योजना बनानी होती है। अधीनस्थों में कार्यों का विभाजन करना और प्रत्येक को उस कार्य और कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करना।
इसी तरह से कार्यप्रणाली, नियम और उपनियम गतिविधियों में सुधार करना, स्वयं का ज्ञान, सूचना और कौशल निरंतर बनाए रखना, अधीनस्थों को प्रशिक्षित करना, अधीनस्थों के कार्यों का मूल्यांकन करना कि कार्य कितना और कैसा हुआ है, गलतियों को सुधारना, कार्य की कठिनाइयों को दूर करना, अनुशासन बनाए रखना, संगठन की नीतियों से अधीनस्थों को अवगत कराना कि संगठन की नीतियाँ क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, और कोई परिवर्तन आए तो समय समय परिवर्तन से उनको सूचित करना, और अपने सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ सहयोग का भाव रखना, उनके प्रति संवेदनाएं रखना, उनकी शिकायतों को सुनना, शिकायतों को दूर करने का प्रयास करना। ये बहुत सारे कार्य हैं जो एक सुपरवाइजर को करने होते हैं। क्योंकि सुपरवाइज़र की बात कर रहे हैं तो मित्रों यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक अच्छे सुपरवाइज़र के पर्यवेक्षक के गुण कौन कौन से होते हैं। तो एक अच्छे सुपरवाइज़र के अंदर कुछ गुण जो है पिफनर ने बताए हैं, प्रसिद्ध विचारक पिफनर जो है उन्होंने बताए हैं। जैसे पहला वो कहते हैं उसे कार्य से संबंधित पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, व्यक्तिगत योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि चरित्र अच्छा होना चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक की योग्यताएं भी उसके अंदर होनी चाहिए क्योंकि वो अधीनस्थों से काम करवाता है, उनके कार्यों का निरीक्षण करता है। इसी तरह से स्वयं भी उसे अपने कार्य से प्रेम होना चाहिए, अधीनस्थों को भी वो काम करने के लिए प्रेरित करे। उसमें साहस होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, नैतिकता और सदाचार होना चाहिए, उसके अंदर प्रबंधकीय योग्यताएं होनी चाहिए जिससे कि वो संस्थान की जिम्मेदारी भली प्रकार से निभा सके। इसके साथ साथ उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, बौद्धिक सतर्कता होनी चाहिए, नवाचारों को अपनाने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुराने तरीके से काम करता जा रहा है या दूसरों को भी हतोत्साहित कर रहा है नए कार्यों के लिए, नवाचारों के लिए। तो ये कुछ कार्य, कुछ गुण हैं, कार्य नहीं कह सकते, कुछ गुण हैं जो अच्छे पर्यवेक्षक में होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।